हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय भूगोल की जो सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हम देख रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार पर मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है। यह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से वो 7 भाग हैं? उत्तर भारत की पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला, जिसमें मुख्यतः हिमालय पर्वत आता है। दूसरा है उत्तर भारत के विशाल मैदान। फिर आता है भारतीय मरुस्थल। हमारे भारत में थार का मरुस्थल पाया जाता है, राजस्थान वाले हिस्से में, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें हम मालवा का पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 7 स्थलाकृतियां हैं भारत में पाई जाने वाली, जिसके आधार पर हम भारत के भौतिक स्वरूप का एक तरीके से अध्ययन करते हैं। इसमें जो उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला है, अर्थात हिमालय पर्वत, ये हम कवर कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको मैं कवर करवा चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो सबसे पहले भारत की इन स्थलाकृतियों को, इस विविध स्वरूप को मैप की सहायता से देखते हैं। उसके बाद हम उत्तर भारत के विशाल मैदान से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में बन सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें मैप में कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं। हमने 7 स्थलाकृतियों की बात की। सबसे पहले आपका उत्तर का जो विशाल पर्वतमाला है, वो ये वाला हिस्सा है जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका हिमालय पर्वत कहलाता है और इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है, ठीक है। और नामचा बरवा के बाद ये पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है एक तीव्र अक्ष संज्ञीय मोड़ के साथ, और यहाँ भी मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये श्रेणियाँ नीचे तक जाती हैं। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, बाकी जो आपका उत्तर पूर्वी हिमालय था, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा हिस्सा, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो भाग है, इसे कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान, या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अन्य जो स्थलाकृतियां हैं, उनके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। जैसे थार का मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, और ये पीछे आपको जो ग्रीन दिख रहा है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मैदान है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, और ये आपके द्वीप समूह आते हैं। तो चलिए उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखते हैं और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे इनमें, ठीक है, उन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं, और जो आपको याद होंगे उन्हें केवल ऐसे ही देख सकते हैं। बाकी बहुत से पॉइंट इनमें ऐसे होंगे जो कि एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो यह विशाल मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में फैला है। अभी हमने मैप में देखा था, ये आपको हिमालय की श्रृंखला दिखाई दे रही है ब्राउन कलर में, ठीक है। इसके दक्षिण साइड में, और जो आपको प्रायद्वीपीय पठार दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपका हल्का सा येलोइश कलर में है, तो इसके उत्तर में है, और हिमालय श्रृंखला के दक्षिण में। तो इस मैदान को कहा जाता है आपका उत्तर भारत का मैदान, या गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में फैला विशाल समतल भूभाग है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जो निक्षेप हैं, उनके इकट्ठा होने से हुआ है, ठीक है। तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों या फिर जलोढ़ों के निक्षेप से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, और इसलिए यहाँ जनघनत्व भी अधिक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहा जाता है, आप जान चुके हैं। विस्तार की बात करें तो ये लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है, ठीक है। तो ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें औसत लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? आपका असम से लेकर, ठीक है, अरुणाचल और असम वाले हिस्से से लेकर पश्चिम में जो आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तक। यानी कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में प्रवेश तक की जो लंबाई है 3200 किलोमीटर, और औसत चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम औसत चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी औसत चौड़ाई इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत की चौड़ाई बढ़ रही थी, पूर्व की एरिया में आपका चौड़ाई कम थी, ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, और धीरे धीरे पश्चिम की ओर आएंगे तो चौड़ाई बढ़ते रहेगी। ऐसा ही इस मैदान का भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। ये आपका भारत का पूरा मैप है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, और इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत का विस्तार है। ऐसे करके हिमालय की श्रेणियाँ फैली हैं। तो इसके दक्षिण में ये जो मैदान यहाँ से दिखाई दे रहा है, वैसे तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है, इसका विस्तार यहाँ की ओर भी है पूरा पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ये पूरा हिस्सा है। अब इस मैदान की विशेषताएँ देख लेते हैं। देखें,
इस मैदान में समृद्ध मृदा आवरण पाया जाता है। कारण क्या होगा, पहले तो समझें कि समृद्ध मृदा आवरण क्या होता है। तो सिंपल इसका मतलब हुआ मिट्टी की परत, ठीक है। एक समृद्ध यानी कि अच्छी मिट्टी की परत यहाँ पे पाई जाती है, छिछली मिट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर साल जो है नदियाँ अपने साथ जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहा कर लाते हैं, जिसमें आपका मिट्टी होगी, ठीक, जो कि चट्टानों के घिसने से बने या फिर अन्य कारणों से निर्मित हुई है। उसके साथ साथ जो भी मृत जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब के जो अवसाद हैं वो सब अपने साथ बहा कर लाएगी और इन मैदानों में फैला देती है। इससे क्या होता है, हर साल यहाँ पर मिट्टी की नई परत चढ़ती है, तो मृदा का जो आवरण है यहाँ पे काफ़ी समृद्ध पाया जाता है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, क्योंकि मैंने बताया था ये आपका हिमालय पर्वत है, यहाँ से ये शिवालिक की श्रेणी मान लें, ठीक है, लास्ट श्रेणी शिवालिक, और उसके बाद सीधे मैदान शुरू हो रहा है। तो यहाँ से तेज ढाल होने के कारण नदियाँ तीव्र गति से बहकर आई और अचानक यहाँ पर समतल होने के कारण फिर बहुत स्लो बहती हैं। और जो मैदान है वो प्लेन होने के कारण नदियाँ यहाँ पर सीधे नहीं बह पाती हैं, तो ऐसे सर्पिलाकार पथ बनाते हुए बहती हैं, जिन्हें नदी विसर्प कहा जाता है। तो इस कारण से अपने दोनों किनारों पर ये काफ़ी ज़्यादा अवसाद जो है जमा करती हैं, ठीक है। और पानी की स्पीड काफ़ी कम रहती है, तो ये ज़मीन बहुत ज़्यादा पानी भी सोखती है, इसीलिए पानी की पर्याप्त यहाँ पर उपलब्धता होती है, ठीक। आगे देखें, अनुकूल जलवायु है, यहाँ पर रहने के लिए जलवायु अनुकूल है, क्योंकि पानी की उपलब्धता है, मृदा की अच्छा आवरण है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अनुकूल जलवायु है। कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, आप कह सकते हैं भारत का सर्वाधिक जो उपजाऊ क्षेत्र है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का ही मैदान है, ठीक है। तो कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अनुकूल जलवायु भी मिल रही है और कृषि भी अधिक हो रही है, तो जनघनत्व भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो उत्तर भारत की जनसंख्या है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है, तो सघन जनसंख्या वाला यह भौगोलिक प्रदेश है। ये इस मैदान की विशेषताएं हैं। अगर आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं जो कि फैक्ट बेस्ड ना हो, सिंपल फैक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो वहाँ पर इन फैक्ट को दे सकता है, इसलिए इनको ध्यान में रखना, ठीक। ये आपका बहुत ज़्यादा रटने नहीं है आपने, वैसे ही आप लोग जब मैदान की विशेषताएं खुद सोचेंगे थोड़ा तो समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। पश्चिमी मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर और पूर्वी मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ढाल की बात करें तो हमें किसी मैदान का ढाल कैसे समझ आएगा, हम पृथ्वी को पूरा देख तो नहीं सकते, छोटी है नहीं, ठीक है। हम जहाँ पे खड़े होंगे हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं आ रहा होगा कि ढाल कैसा है। तो पूरे मैदान का ढाल देखने के लिए सिंपल तरीका ये है कि नदियों का प्रवाह हम देख लेते हैं, नदियाँ किस ओर बह रही हैं। तो नदियों के प्रवाह के आधार पर ही हमने पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान के ढाल को निश्चित किया। पश्चिमी मैदान कहने का मतलब आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश जो है बीच में पड़ता हुआ, तो उससे पीछे का जो मैदान है पश्चिमी कहलाएगा, उससे पूर्व का मैदान पूर्वी कहलाएगा। तो पश्चिमी मैदान का ढाल कहाँ है, दक्षिण पश्चिम की ओर, अर्थात हम देखेंगे दक्षिण पश्चिम ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करके दिशाएं बना लें तो ये आपका उत्तर दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इस ओर होता है, ठीक। तो इसके अपोजिट में होगा उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगा इसका ढाल जो कि पश्चिमी मैदान है। तो आप कैसे याद रखेंगे, पश्चिमी मैदान है तो दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक। ऐसे ही पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में ढाल कहाँ की ओर होगा, दक्षिण पूर्व की ओर। ये आपका उत्तर दक्षिण, ये पूरब पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो इनके बीच यहाँ की ओर है दक्षिण पूर्व। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये होगा आपका उत्तर पश्चिम से, ठीक है। तो इसका ढाल है जो पूर्वी मैदान है, सॉरी ये वाला पूर्व, इसका ढाल पूर्व की ओर मान के चलें, ठीक है। पूर्वी तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और ये कैसे पता चला, नदियों के प्रवाहमान या फिर नदियों की गति के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां अरावली के पश्चिम में प्रवाहित होती हैं और गंगा तथा उसकी सहायक नदियां अरावली के पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। आप लोगों ने अभी मैप में देखा था कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो कुछ इस तरीके का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से फिर दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है। तो जो ये श्रृंखला है ये अरावली है, जो कि राजस्थान में है और एक गुजरात के पालनपुर से होकर दिल्ली तक फैलती है, लगभग छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में। तो ये जो श्रेणी है इसकी वजह से क्या है, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ इसके पश्चिम में प्रवाहित हो रही हैं और गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ इसके पूर्व में होती हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, ये सारी नदियाँ इसी ओर जाती थी। अब हम नदी तंत्र में पढ़ेंगे, जो आपकी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं पहले वो इसी ओर बहती थी सारी। जब अरावली पर्वत ऊपर उठा तो इन नदियों ने अपना रास्ता चेंज करके पूर्व की ओर बहने लगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो उत्तरी मैदान जो है, प्रादेशिक आधार कहने का अर्थ होता है कि कोई प्रदेश विशेष, ठीक है, यानी कि कोई क्षेत्र विशेष। जैसे मैंने कहा पंजाब, मैंने कहा गुजरात, ठीक है, मैंने कहा उत्तराखंड, तो ये कोई प्रदेश है, हमारे पूरे देश का एक छोटा प्रदेश है। तो इस प्रदेश के आधार पर इस क्षेत्र में जो मैदान फैला होगा उसके नाम पर ही जो नाम रखे गए हैं उसे प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। तो प्रादेशिक आधार पर 4 मैदान यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। जैसे पंजाब का मैदान है,
ऐसे आप देखेंगे राजस्थान का मैदान आएगा, गंगा का मैदान आएगा, ठीक है, जो मध्यवर्ती गंगा मैदान है, असम का मैदान, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके इन 4 उपवर्गों को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका पंजाब का मैदान, यानी कि सबसे पश्चिम का हिस्सा। मैप को खोलो, उसमें पंजाब का एरिया देखो, फिजिकल मैप उठाओ भारत का और उसमें देखते रहो पंजाब का मैदान कहाँ होना चाहिए। तो देखिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों, कौन कौन सी हैं सहायक नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। इन नदियों द्वारा ये निर्मित है। सबसे पहले तो आप समझे भैया कि पंजाब इसे नाम क्यों दिया गया है, पंजाब क्यों नाम दिया गया है, ठीक है। पंज मतलब होता है तुम्हारा 5, पंज मतलब 5 होता है। आब मतलब होता है आपका जल, ठीक है, आब मतलब होता है जल। जैसे आप से आप लोग जब पर्यायवाची पढ़ते हैं हिंदी में तो अब्ज, ठीक है, अब्ज एक शब्द पढ़ते हैं, अब्ज मतलब होता है अब मतलब जल, ज मतलब जन्मा, जल में जन्मा, यानी कि कमल का ये पर्यायवाची मिलेगा आपको अब्ज। ऐसे अब्द यानी कि पानी जिससे उपजता है, तो अब्द मतलब होगा आपका बादल। तो आब मतलब होता है अपने आप में जल, पंच मतलब 5, तो 5 जल, अर्थात जहाँ पर 5 नदियाँ मिल रही हैं उसी को हम कहेंगे पंजाब, 5 नदियों का क्षेत्र। तो 5 नदियाँ कौन सी हैं? वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ऐसे दोआब आएगा जहाँ पर 2 नदियों का क्षेत्र हो, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो पंजाब का जो मैदान है वो सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियों से मिलकर बना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। बार बार बोलना याद हो जाना चाहिए, सीक्वेंस ही ऐसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, हमारे किसी काम का नहीं, हम भारत वाला हिस्सा पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान में इसका मुख्य भाग विस्तारित है। इस मैदान का विस्तार भारत में देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मुख्यतः 3 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर नदियों के अपरदन से निर्मित भूमि को चौस या चोस कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस प्रकार के ही पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि और चीज़ें तो कॉमन सेंस वाली हैं, आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है, अपनी समझ के आधार पर। लेकिन ये चीज़ें याद करने वाली हैं कि पंजाब के मैदान में या पंजाब के मैदानी क्षेत्र में जो आपकी भूमि है, अगर वो नदी के अपरदन से बनी है, मैदानी भूमि, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? चौस या चोस। इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। मैंने अभी अभी आपको दोआब बता दिया, दो मतलब संख्या की बात हो रही है, दो, आब मतलब होता है आपका जल, ठीक है। तो यानी कि 2 जलधाराओं के बीच का क्षेत्र, तो 2 नदियां आ रही हैं ऐसे कहीं पे मिल रही हैं, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला हिस्सा, इसी को कहा जाएगा दोआब, ठीक। तो इस पंजाब के मैदान वाले क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इसका नाम ही पंजाब है, पंजाब यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र, ठीक है। मुख्य यहाँ पे कौन कौन से दोआब हैं देखिए, मुख्य एक है बिस्त दोआब, दूसरा है बारी दोआब। आप लोग कैसे याद करेंगे बारी दोआब कौन सा है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना, इन सारे दोआबों को याद रखना है। बारी यानी कि बा से हो गया आपका ब्यास और री से हो गया रावी, ठीक है, बारी, ब्यास, रावी, ऐसे करके याद रखना है। ऐसे बिस्त है आपका, जैसे बिस्त में भी बी से ब्यास हो गया आपका, ठीक है, ब्यास से ब्यास, और इस्त से हो गया सतलज, त इस्ता, सतलज, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखना है। ये मुख्यतः दोआब हैं जो कि पंजाब वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा जो अन्य दोआब इस क्षेत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में पड़ते हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है दोआब क्या होते हैं? 2 नदियों के बीच स्थित भूमि, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपने, और अर्थ मैं समझा चुका हूँ। इसके उदाहरण देख लेते हैं। बिस्त दोआब, बिस्त मैंने कहा ब्यास और इस्त यानी सतलज, ठीक है, ब्यास, सतलुज। बारी, ब्यास और रावी, ठीक। रचना, अब रचना बहुत ईजी है, रौ से हो गया आपका रावी और चना से हो गया चिनाब, ठीक है, रौ से रावी, चना से चिनाब। ऐसे चज, ये चज भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे चज, यही क्योंकि ये चिनाब और झेलम के मध्य का है, या फिर इसे चज दोआब कहा जाता है। अब एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है कि रचना दोआब किन 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र है, या फिर किन 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। तो ऐसे आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सागर दोआब। तो सिंधु सागर, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी जहाँ पर मिलती हैं उसे सिंधु सागर दोआब कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका दोआब क्षेत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा भाग देख लेते हैं। पहला हमने देखा पंजाब का मैदान, अब हम देखेंगे गंगा का मैदान, ठीक है, दूसरा हिस्सा, क्योंकि 4 हमने उपभाग पढ़ने हैं। गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान इसे कहा जाता है। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, 3 भागों में बांटा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन सब की डिटेल हम आगे देखेंगे। तो गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये भी आपका जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपकी समझ पर आधारित होंगे, उस टाइप के प्रश्न में दे दिया जाएगा। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है।
अग्रगर्त क्या होता है इस चीज़ को समझें तो बहुत सिंपल चीज़ है। अग्र मतलब होता है आगे, ठीक है, अग्र मतलब है आगे, सामने, गर्त मतलब क्या है, गड्ढा, ठीक। तो क्या हुआ कि जो आपका हिमालय पर्वत है ऐसे, यहाँ पे आपका महान हिमालय आया, फिर लघु हिमालय आया, फिर सॉरी ये ट्रांस हिमालय आया, फिर महान हिमालय आया, फिर लघु हिमालय आया, फिर शिवालिक रेंज आई। शिवालिक के बाद सीधे मैदान शुरू होता है, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला इतनी ऊंची है, अब इसके बाद आप पहले तो यहाँ खड़े हो सकते थे, मैदान में खड़े होंगे तो आप इतने नीचे खड़े हैं, तो इसकी तुलना में ये क्या है, अपने आप में गर्त है, यानी गड्ढा है, ठीक है। और ये हिमालय है तो इसके जस्ट सामने पे बना हुआ है, इसके आगे फ्रंट में, इसीलिए इसे कहा जाता है अग्रगर्त। तो जो आपका जो गंगा नदी है, इससे जो गंगा का मैदान निर्मित हुआ वो महान हिमालय या ट्रांस हिमालय इनके सामने ना होकर शिवालिक जो कि लास्ट हिस्सा है हिमालय का, इसके बिल्कुल सामने हुआ है, इसलिए इसे अग्र कहते हैं। और इसके बराबर में ना होकर बहुत नीचे हुआ है, इसलिए गर्त कहते हैं, ठीक है। तो अग्रगर्त में हुआ है क्या, गंगा का जो मैदान है इसका निर्माण, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक इसका विस्तार है। आप मैप में देखते रहें, अपना मैप खोलें सामने तो बहुत सिंपल सा है। यमुना नदी आपको दिखाई देगी कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड से निकल रही है, उत्तराखंड के पश्चिमी स्थित है और यूपी में प्रवेश कर रही है, जहाँ पर ये गंगा से मिल जाती है कन्नौज में। तो यहाँ पे जो यमुना है, यमुना से लेकर आप जहाँ पर पश्चिम बंगाल समाप्त होता है और बांग्लादेश शुरू होता है वहाँ तक आप चलते रहें तो ये पूरा गंगा का मैदान है, क्योंकि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी और वहाँ जाकर एक डेल्टा बना देती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसका विस्तार है। वैसे इसकी लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य भी इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। मेन आप देखेंगे कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो बहुत सिंपल सा है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग एक बार देख लेंगे मैप में, खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैप जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप इंडिया के जितने राज्य हैं उनकी लोकेशन देखना, ठीक है। तो इससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आगे देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा लगातार घटती है इसमें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या होता है, जो आपका ये मैंने बांग्लादेश बना दिया, यहाँ से फिर ये भारत आया, ठीक है, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है मान लो, आपका मानसून यहाँ से आता है, हम जलवायु वाले चैप्टर में बात करेंगे, इससे अगला चैप्टर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मानसून आएगा, यहाँ से पानी उठाया इसने और यहाँ से वर्षा करते हुए चलते रहा, तो जैसे जैसे पानी बरसता जाएगा पानी की मात्रा घटते जाएगी, इसी कारण वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसीलिए लिखा गया है कि गंगा के मैदान में भी आपका जो है पश्चिम से पूर्व जाने पर, ये आपका पश्चिम है, ठीक है, और यहाँ से पूर्व से पश्चिम जाने पर, ये उल्टा हो रहा है, सॉरी मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है। तो देखें ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम जाने पर क्या होगा, वर्षा की मात्रा लगातार घटेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जल ग्रहण करेगी। तो इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। गंगा के मैदान के 3 उपभाग हैं, 3 उप प्रदेश हैं, ये मैंने बता दिया, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान में कौन से हिस्से सम्मिलित हैं, इन्हें देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी ऐसे पूछ दिया आपसे कि रुहेलखंड का मैदान किस भाग में आता है या किस मैदान का हिस्सा है, तो ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान आएगा, तो आपने ध्यान रखना है ये ऊपरी गंगा मैदान का हिस्सा है, रुहेलखंड, अवध और यमुना दोआब, ठीक है। मध्यवर्ती गंगा मैदान थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लें। मध्यवर्ती गंगा मैदान महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे गोखुर झीलें किस मैदान की विशेषता हैं, ये आपका मध्यवर्ती गंगा मैदान की, ठीक है। तो इसका विस्तार इलाहाबाद से फरक्का तक है। फरक्का जो है ये वो सीमा क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और इस फरक्का के पास से पीछे का हिस्सा जो है भारत में आता है, ठीक है। तो फरक्का बांध बनाया गया है जहाँ से गंगा नदी ऐसे चलती जा रही है और फरक्का के पास से अचानक दक्षिण की ओर मोड़ लेके सीधे बांग्लादेश में गिरती है, ठीक है। तो इलाहाबाद से फरक्का तक का क्षेत्र है मध्यवर्ती गंगा मैदान। इसके अंतर्गत आते हैं आपके मेनली, देखिए घाघरा दोआब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मिथिला मैदान, कोसी मैदान और मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मगध का मैदान का कुछ हिस्सा आपका मध्यवर्ती गंगा मैदान में आता है, कुछ हिस्सा ऊपरी गंगा मैदान में। तो आप ध्यान रखना, मिथिला मैदान है, अंग का मैदान है, गंगा सोन विभाजक है, कोसी मैदान, ये मध्यवर्ती गंगा मैदान के हिस्से हैं। ये आपका सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे, जहाँ नदी विसर्प बना रही है, ठीक है, ऐसे करके नदियाँ विसर्प बना रही हैं तो अपना मार्ग चेंज करते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी होगा तो अब यहाँ पर इन्हें बहने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो जहाँ तहाँ को फैलती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये मध्यवर्ती गंगा मैदान है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ से। और नदी विसर्प है, नदी विसर्प क्या होते हैं, ये है नदी विसर्प, ठीक है, जहाँ नदी सीधे न बह के ऐसे सर्पिलाकार पथ में बह रही है। तो नदी विसर्प के कारण इस मैदान में गोखुर झीलें पाई जाती हैं। गोखुर कहने का अर्थ है गाय के पाँव जैसी, ठीक है, कुछ इस प्रकार की ये झीलें होती हैं, ये इस प्रकार की दिखाई देती हैं। तो ये गोखुर झीलें हैं और ये नदी विसर्प के कारण ज़्यादा होती हैं। और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में
इन गोखुर झीलों को बील कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न गंगा मैदान, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक फैला है। निम्न गंगा मैदान जो है आपका मेनली पश्चिम बंगाल वाले एरिया में फैला हुआ है, और ये ऊपर में दार्जिलिंग हिमालय, जैसे दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, इससे ऊपर आप देखेंगे सिक्किम, तो सिक्किम वाले रेंज में जो फैला है वो दार्जिलिंग हिमालय कहलाता है। तो ऊपर में उत्तर में सिक्किम से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक, और पश्चिम में छोटा नागपुर पठार झारखंड से लेकर बांग्लादेश तक इसका विस्तार है। इसमें आपका देखें जो आपका जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में जो फिर तराई आता है, इन दोनों ही क्षेत्रों को यहाँ पर दुआर नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न फैक्ट के रूप में 1 नंबर में सीधे पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना। जो आपका दार्जिलिंग हिमालय है, यहाँ पर पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दुआर कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका गंगा मैदान। तीसरे टाइप की बात करें तो राजस्थान का मैदान। अब देखिए राजस्थान का मैदान में मेनली हमने पढ़ना है थार का मरुस्थल, लेकिन उसको हम अलग हिस्से में पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान का मैदान और थार का मरुस्थल दोनों अलग अलग भाग हैं, और इन दोनों को अलग करती है वर्षा की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर कोई भौगोलिक विभाजक की हम बात नहीं करेंगे, वर्षा की मात्रा देखते हैं कैसे यहाँ पे अलग करती है। सबसे पहले इसका विस्तार देखो, पश्चिम में अरावली पर्वत जो है, ये ऐसे करके अरावली पर्वत है, इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत शुरू होता है नीचे की ओर, ठीक है। और इसके पश्चिम में ही है आपका राजस्थान का पूरा एरिया, और राजस्थान का जो पूरा एरिया है उसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का मैदान है और कुछ हिस्सा आपका थार मरुस्थल आता है, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम में भारत पाक सीमा तक फैला हुआ क्षेत्र है, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान से गुजरात के मैदान तक फैला हुआ ये क्षेत्र है, ठीक है। इसको अपने मैप में देखते रहें। विस्तार देखें, अरावली के पश्चिम में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 25 सेंटीमीटर, देखिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से बहुत कम होती है, जैसे 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वो क्षेत्र अपने आप में अनु उर्वर हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका रेगिस्तान, ठीक है। तो आपकी जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है वो जहाँ हो रही होगी या उससे ऊपर हो रही होगी, वो क्षेत्र उपजाऊ होगा, भले ही वो राजस्थान का ही क्षेत्र क्यों नहीं हो, ठीक है। लेकिन जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वो आपका रेगिस्तान बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। तो राजस्थान का जो मैदान है और थार का जो मरुस्थल है, इन दोनों को पृथक करने वाली सम रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि राजस्थान जो है वो पूरा रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पर वनस्पति के नाम पर कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। वहाँ पे भी वनस्पति उगती है और बहुत सी स्पीसीज वहाँ पर पाई जाती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे या फिर बड़े पेड़ सब पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक। इसीलिए हमने क्या किया है, राजस्थान के मैदान को विभाजित कर दिया है, थार का मरुस्थल अलग रख दिया जहाँ पे बहुत ही बीहड़ इलाका है, वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं हो रही है, और दूसरा जहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति हो रही है, ठीक। तो देखिए जो राजस्थान बांगर है, जहाँ पे थोड़ी बहुत वनस्पति होती है, उस बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना। राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति उगती है, चाहे वो कंटीली वनस्पति क्यों ना, उसे रोही कहा जाता है, ठीक। राजस्थान के मैदान में सांभर झील है, ठीक है, सांभर, डीडवाना और भी बहुत सारी यहाँ पे झीलें हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने सुनी होंगी। तो इसमें जो सांभर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। वैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एक लैगून झील है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप लोग कमेंट करके बता देना। वो सबसे बड़ी खारे पानी की है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय पूछे तो अंतःस्थलीय में आएगी आपकी सांभर झील, जिससे नमक बनाने के लिए इसका उपयोग किया था, इसके जल का, ठीक है। इस मैदान की मुख्य नदी है लूनी नदी। वैसे जो लूनी नाम है वहाँ की भाषा में लूणी, और ये बना है लूण से, ठीक है। लूण यानी कि नमक, पहाड़ी भाषा में लूण किसे कहते हैं, नमक को कहते हैं। तो इस नदी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका पानी खारा है और इसे भारत की नमकीन नदी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि किसी भी सागर या किसी भी समुद्र में नहीं मिलती या किसी नदी में नहीं मिलती, ये आपका कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं हम नदी वाले भाग में पढ़ेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल गर्त बॉल्सन कहलाते हैं। क्या समझे इससे, ये मान लीजिए कि पहाड़ी है, ठीक है, और इस साइड भी पहाड़ी है, दक्षिण में भी पहाड़ी है, उत्तर में भी पहाड़ी है, ये पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों से नदी बह रही है, तो ये किस ओर बह रही है,
केंद्र की ओर, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र वाला एरिया है, ये नदी भी इसी ओर बह रही है, यहाँ से भी इसी ओर बह रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये हुआ आपका अभिकेंद्रीय अपवाह, यानी कि किसी एक केंद्र की ओर बहना। और इससे क्या हुआ, जो भी ये नदियाँ अवसाद लाई उन्होंने यहाँ पे जमा किया, तो यहाँ पे एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। लेकिन ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, तो ऐसे समतल गर्त को क्या कहा जाता है, बॉलसन, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आकृति है। ये स्थलाकृति पहले कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, आगे भी बनेगी, तो ध्यान रखना। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल मैदान को कहा जाता है आपका क्या, बॉलसन, क्योंकि ये गोल बॉल जैसा होता है, ठीक। जबकि एक दूसरा यहाँ पे स्थलाकृति दिखाई देती है इस रेगिस्तानी भाग में, राजस्थान के मैदान में, वो दूसरी आकृति है प्लाया। तो प्लाया क्या होती है, देखिए यहाँ पे तो हमने कहा चारों ओर पहाड़ हैं और वहाँ से जो भी नदियाँ बह रही हैं वो एक ही केंद्र की ओर बह रही हैं, तो वहाँ पे एक समतल मैदान बन गया, उसे बॉलसन कहेंगे। लेकिन ये क्या है, चौरस, यानी कि चौड़ी घाटियाँ होंगी, ठीक है, चौरस हैं। और प्रवाहित द्रोणी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे परहित लिखा है, इसे प्रवाहित लिख लेना, ठीक है। प्रवाहित, प्रवाहित कहने का मतलब क्या है, लगातार जो बह रही है, ठीक। यानी कि कोई नदी बह रही है ऐसे चौड़ी नदी, तो इसके दोनों किनारों पे जो बनेगा, ऐसी प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है। तो यहाँ से ये लगातार नदी बह रही है, तो इसके जो किनारे पे स्थलाकृति बनेगी, कैसे बनेगी, यहाँ पे किनारे पे थोड़ा सा क्षेत्र जो है अलग हो गया इससे, और नदी, इस नदी का पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो इससे छोटी झील बनी। तो ऐसी छोटी झीलों को कहा जाता है आपका प्लाया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें ध्यान में रखना है, 1 नंबर में सीधे पूछ दी जाती हैं। सांभर झील जो है आपकी, जो कि अंतःस्थलीय झील है, जैसे पूरा रेगिस्तान ये फैला हुआ है, तो इसमें बीच में एक झील है, चारों ओर कोई ना कोई नदी, ना कोई समुद्र, ना कोई धारा, कुछ नहीं, केवल बीच में झील और चारों ओर जमीन, ऐसे का इसे कहा जाता है अंतःस्थलीय झील, ठीक है। तो सांभर झील जो है अपने आप में बॉलसन का उदाहरण है, इसके चारों ओर ऐसे पहाड़ियाँ ही होंगी और यहाँ से प्रवाहित द्रोणी से ये झील बन गई यहाँ। जबकि डीडवाना, कुचामन, सरगोल आदि झीलें क्या हैं, ये प्लाया झील का उदाहरण है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं चौथा मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर असम का मैदान इसे हम कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी मेनली असम में बहती है। आपने देखा होगा कि जो ये भारत का एरिया है, ऐसे यहाँ पे मैं मान लूँ कि उत्तराखंड समाप्त होता है, यहाँ से नेपाल लगता है, ठीक है, ऐसे करके मान लें। तो इसके उत्तर में पूरा चीन तिब्बत का हिस्सा है, तो यहीं पे उत्तराखंड के जस्ट उत्तर वाले हिस्से में यहाँ पर आपका एक झील है जिसे मानसरोवर कहा जाता है, और इससे निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि पूर्व की ओर बहती है, और यहाँ से एक गॉर्ज के थ्रू ये भारत में प्रवेश करती है। और वो जो दर्रा है वो है यांग्याप दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी और इस ओर बहते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल, सॉरी, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसका प्रवाह है, इसको हम बाद में प्रवाह तंत्र वाले में देखेंगे। इसके द्वारा असम में जो यहाँ पर मैदान निर्मित किया जाता है, इसी मैदान को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। यहाँ से नदी आई ऐसे मानसरोवर से, यहाँ से प्रवेश किया और फिर यहाँ पे असम में, ये वाला हिस्सा असम है, यहाँ पे बनाते हैं। तो असम में सादिया से धुबरी तक, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप नेशनल वाटरवेज पढ़ेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री राजमार्ग हैं उन्हें पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये आपका आएगा शब्द सादिया से धुबरी। सादिया यहाँ पर है, धुबरी यहाँ पर है, ठीक है। तो सादिया से धुबरी तक लगभग 720 किलोमीटर में फैला हुआ जो मैदान है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है, ठीक है। ढाल प्रवणता कम होने के कारण, क्योंकि मैदान है तो नदी बहुत धीरे धीरे बहती है, ढाल प्रवणता कम है, ढाल कम है, इसके कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं। ये बहुत ज़्यादा विशेषता है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है या असम का जो मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसकी विशेषता है कि यहाँ पर नदी द्वीप पाए जाते हैं, और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। वैसे जनरली द्वीप क्या होता है, द्वीप कहने का मतलब एक ऐसा स्थलखंड है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, ये आपके समुद्र में होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखें लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सब समुद्र में है और ये चारों ओर से जल से घिरे हैं। लेकिन यहाँ पे जो माजुली है ये समुद्र में नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसीलिए ये नदीय द्वीप है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और नदी द्वीप किस मैदान की विशेषता है, ब्रह्मपुत्र मैदान की। किस नदी की विशेषता है, ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं के लिए जानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है, आपने बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो उपजाऊ मैदान बन रहा है, इस मैदान में मुख्य रूप से चावल, गन्ना, जूट और पटसन की खेती की जाती है। जूट और पटसन के लिए फेमस क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है। उच्चावच तथा भू आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का अब हम विभाजन देखेंगे। तो ये चारों भाग हो गए आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, जो उप प्रदेश मैंने बताए थे, प्रादेशिक विभाजन। अब हम देखेंगे उच्चावच के आधार पर, ठीक है, यानी कि भू आकृतियों के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो भू आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन
5 भागों में किया जा सकता है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा में, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये इमेज जो है मैंने नेट से डाउनलोड की है, जिसने भी ये फॉर्म की है इमेज काफ़ी बेहतरीन बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, ये हिमालय पर्वत है और ये हिमालय पर्वत से ये जो क्षेत्र है शिवालिक हिमालय का होगा। इसके बाद सीधे जो नदियाँ नीचे बहती हैं, तो अचानक मैदान शुरू होने से ये अपने साथ जो भी भारी कंकड़ पत्थर जमा करके लाते हैं उन्हें यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये सारा कंकड़ पत्थर। तो इसी को कहा जाता है आपका भावर। और यहाँ पर नदी का अस्तित्व तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि नदी जो है इन पत्थरों से छन के नीचे बह रही होगी, ठीक। इसके बाद आता है आपका तराई क्षेत्र, जो कि बिल्कुल प्लेन क्षेत्र है, और यहाँ जो नदियां हैं ये सबसे महीन वाले बालू कंकड़ को एकत्रित करती हैं, तो इससे मैदान का निर्माण हो जाता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र ये तराई है, ठीक। इसके बाद आप चलेंगे थोड़ा आगे, तो नदी के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक बार बाढ़ आई और सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई, ठीक है, और वो पुराना क्षेत्र है, तो इसे कहा जाता है खादर, ये मैदान है। इसके बाद नदी से लगे हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नई मिट्टी की परत जमा करता है, उसे कहा जाता है खादर। तो ये काफ़ी उपजाऊ है, ये बहुत कम उपजाऊ होता है या अनउर्वर होता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। इसके बाद आगे जब नदी चलती है ऐसे करके, तो जहाँ पर ये समुद्र मिलती है वहाँ पर कुछ ऐसी स्थलाकृति बनाती है, यानी प्लेन मैदान होगा, बहुत सारी रेत जमा होगी, तो नदी छोटे छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी, इसे कहा जाता है डेल्टा, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है भाबर। शिवालिक के दक्षिण में सिंधु से तीस्ता तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, शिवालिक के दक्षिण में ही होगा भाबर श्रेणी, फिर तराई आएगा, ठीक है, फिर जाके अन्य चीज़ें आती हैं। तो सिंधु से तीस्ता तक इसका विस्तार है, पूर्व में ये पूरा नहीं पाया जाता है, ठीक। और 8 से 16 किलोमीटर है। पूर्व में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि वहाँ पर मैदान संकरा होता जाता है। आगे चलें, ढाल में अचानक कमी आने के कारण यहाँ नदियाँ जो हैं व्यापक पैमाने पर मोटी, ठीक है, बड़ी कंकड़, बजरी और गोलास में इत्यादि का निक्षेपण करते हैं, जो अभी हमने देखा, ठीक है, उसको। तो ये जो कंकड़ है, बजरी है या गोलास में, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, गोल अश्म में यानी कि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इनका इकट्ठा करते हैं, तो इस वजह से ये भूमि जो है बहुत ज़्यादा अनउर्वर हो जाती है, ठीक, अनुपजाऊ। उत्तर भारत में शिवालिक क्षेत्र के समानांतर फैले इस समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। तो शिवालिक के समानांतर ये पाया जाता है। कंकड़ पत्थरों यानी कि बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियाँ विलीन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पत्थर इकट्ठा हो गए हैं तो नदी इनके ऊपर थोड़ी बहेगी, इनसे छन के नीचे चले जाएगी और नीचे समतल में बह रही होगी और ये पूरा क्षेत्र सूख जाएगा, ठीक है। पश्चिम में चौड़े और पूर्व में संकरे ये भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर कंकड़, बजरी और जो गोलाश में है मोटे पत्थर, उनका फैलाव बहुत अधिक है, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा हिस्सा, तराई। तो तराई क्या है? एक ऐसा मैदान है, तराई यानी कि तरी, ठीक है, तराई यानी कि तरी, और तरी मतलब जहाँ जल की अधिकता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो बजरी होगी, जो मिट्टी होगी, वो भी क्या है, बहुत ही बारीक है, क्योंकि पत्थर आदि चीज़ें तो ऊपर ही इनने इकट्ठा कर दी भाबर में, तो नीचे जो आएगा वो बहुत ही महीन मिट्टी आएगी। इसलिए ये जो मैदान है प्लेन है, नदी में इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है, उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भाबर के दक्षिण में विस्तार है इसका, इंपॉर्टेंट, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तार है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, यह एक दलदली पेटी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सीधा प्रश्न बनता है कौन सी एक दलदली पेटी है और पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो वह तराई क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, ठीक है, क्योंकि भाबर क्षेत्र में ऐसे मिट्टी पत्थर इकट्ठा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो नदियाँ इनसे छन गई और नीचे नीचे बही, तो फिर तराई वाले क्षेत्र में नदियाँ फिर से धरातल पर दिखाई देंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है नहीं, पत्थर है नहीं। आगे चलते हैं। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है, ठीक हो गया। वर्षा की अधिकता एक तो ये प्रमुख कारण है, इसके कारण तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है, ये आपकी समझ आधारित जो प्रश्न होंगे उनमें सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। वर्षा की अधिकता के कारण तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमने देखा वर्षा जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर लगातार घटती है। तो जो ये मैदान है उसे हम तराई कब कहेंगे? जब तरी अधिक होगी, पानी अधिक होगा, तो वर्षा जहाँ पर अधिक हो रही है वहाँ पे पानी अधिक होगा, ठीक है। इसलिए तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक होगा, क्योंकि वर्षा की मात्रा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में घटती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कनेक्ट करके समझ सकते हैं। आगे चलें। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, सघन वन और जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो नमी के लिए जाना जाता है, हमेशा यहाँ पे नमी रहती है, तरी रहती है, और इसी कारण यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं।
पाताल तोड़ कुएं कहने का अर्थ है कि आप कहीं भी खोदो कुआं निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी की अधिक मात्रा है, तो उसे कहेंगे पाताल तोड़ कुएं। तीसरा आता है बांगर। तो देखिए नदी जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहा कर लाती है, मिट्टी और जीवाश्म बहा कर लाती है, तो उन्हें उन्हें जिस लेवल तक नदी जाएगी उस लेवल पे छोड़ देती है। जैसे सर्दी जो आपका बरसात का सीज़न है, आजकल आप देखेंगे नदियों का जो है उफान पे रहती हैं तो बहुत ऊपर तक पानी आता है, और जब सूख जाएंगी तब आप उस ऊपर वाले हिस्से पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें नदी द्वारा लाएगी वहाँ इकट्ठा हुई होंगी, ठीक है। तो उससे हमें देख के पता चलता है कि अच्छा कभी नदी यहाँ तक भी बहती थी। तो वो क्या है, वो बांगर हैं, जहाँ पर नदी एक बार पहुँची उसने इकट्ठा कर दिया है वहाँ पे जो अवसाद था, उसके बाद उस क्षेत्र में कभी दोबारा अवसाद जमा नहीं होगा। तो ऐसे ऊंचे टीले कहलाते हैं बांगर, ठीक है। तो बांगर देख लेते हैं। उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग है बांगर। ये ध्यान रखना, उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बांगर के रूप में है, ठीक है। इसी बांगर पे फिर आपका बाद में आबादी भी बसती है। यह क्षेत्र जो है नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुराने जलोढ़क चबूतरे हैं। तो जलोढ़क लिखा हुआ है, पुराने भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नदी कभी वहाँ बहती होगी उस लेवल तक, और उस लेवल पर जाकर नदी ने वहाँ पर अवसाद जमा कर दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे नदी घटते घटते बहुत नीचे आ गई। अब वहाँ तक नदी कभी दोबारा नहीं पहुँची, तो वो वैसे सूख गए, वो मैदान वैसे के वैसे रह गए, इसलिए अनुर्वर हो गए। तो ऐसे पुराने जलोढ़क चबूतरे कहलाते हैं क्या, बांगर, ठीक है। ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, वेदिका आकृति कौन फॉर्म करते हैं, बांगर मैदान। शुष्क क्षेत्रों में इनमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फलन देखे जाते हैं। तो लवणीय और क्षारीय उत्फलन कहने का मतलब होता है कि नमक की मात्रा यानी कि खारेपन का उद्गार होता है एक तरीके से। यहाँ पे जो मिट्टी है वो पूरी धूसरित हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये खारा एरिया होगा या खारी जगह होगी, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर लवणीय एवं क्षारीय उत्फलन देखे जाते हैं, किसमें, बांगर में, जिन्हें रेह या कल्लर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखना। रेह या कल्लर क्या हैं, ये बांगर मैदानों के ऐसे लवणीय या क्षारीय उत्फलन है जो कि शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हें स्थानीय भाषा में भूड़ या कंकड़ कहा जाता है, किन्हें, बांगर मैदानों को, ठीक है। तो बांगर मैदानों को स्थानीय भाषा में भूड़ या फिर कंकड़ नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पाई जाने वाली गहरे रंग की कौप मृदा में अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी किसकी विशेषता है, बांगर की। बांगर मैदानों की बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं, खादर मैदानों की भी कुछ विशेषताएं हैं, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बार बार पढ़ें, अच्छे से रट लें, ठीक है। आगे चलते हैं, खादर। यह निचली भूमि होती है। तो मैंने बताया कि नदी आई, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये नदी है, ठीक है। ऐसे करके आपकी नदी अभी इस लेवल तक बह रही है, ये कोई लेवल था, यहाँ तक आपकी नदी ऐसे बही उफान में, और यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें जमा कर दी अवसाद लाके। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये लेवल घटता गया घटता गया घटता गया, और नदी यहाँ बह रही है अब, ठीक है। यहाँ तक दोबारा कभी नहीं पहुँच पाएगी। तो जो ये मैदान बने ये हैं आपके बांगर। लेकिन नदी जहाँ बह रही है इसके दोनों ओर जो नई नई परत जमते रह रही है, हर साल बाढ़ आई और नदी ने यहाँ पर नया अवसाद जमा कर दिया, नई रेत लाके नई मिट्टी लाके जमा कर दी। तो ऐसे मैदान कहलाएंगे खादर। खादर यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यह निचली भूमि है जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती हैं एवं नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती हैं, इसीलिए ये मैदान उपजाऊ होंगे, ठीक है। उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश कृषि के लिए आदर्श या अत्यधिक उपजाऊ माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कृषि इन्हीं क्षेत्रों में होती है। इसमें चीका मिट्टी की अधिकता के कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो चीका की अधिकता के कारण क्या है, यह जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा नमी धारण कर सकती है, यानी पूरी पूरी यहाँ पे रेत नहीं होती, ठीक है, चीका मिट्टी होती है। यह क्षेत्र चावल, जूट, गन्ना, गेहूँ, दलहन, तिलहन सभी की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, खादर और बांगर में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट है आपका डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है मैंने बता दिया, ये नदी आई और यहाँ पे जब इसने क्या करना है, समुद्र में गिरना है, तो उससे पहले यहाँ पे खूब सारा जो अवसाद है उसे जमा कर रखती है। अवसादों के कारण ही यहाँ पे अवरोध उत्पन्न होते हैं और नदी जो है बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक। तो इसी क्षेत्र को जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है आपका डेल्टा, ठीक है, इसे कहा जाता है डेल्टा। और इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे ये धारा और ये धारा है, इसके बीच क्षेत्र है, इन दोनों के बीच क्षेत्र है, या इन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत सारा अवसाद जमा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म होंगे, नमी होगी, इस वजह से ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो दलदलीय वनस्पतियाँ यानी मैंग्रोव वन यहाँ पे उगते हैं, ठीक। मैंग्रोव कहने का मतलब दलदली वनस्पति है, ठीक है। यह खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी में यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहाँ पर उच्च भूमि को चार्स कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ठीक। जो डेल्टा में उच्च भूमियाँ होती हैं, जैसे नदी आई
ऐसे बढ़ गई तो इनके मध्य की जो उच्च भूमि होगी इसे कहा जाएगा आपका चार्स। ठीक, तो ये था आपका उत्तर का विशाल मैदान, उसका हमने प्रादेशिक विभाजन देखा, प्लस उसका हमने भू आकृतियों के आधार पर, उच्चावच के आधार पर जो विभाजन है उसको देखा, और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने यहाँ पर कवर किए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो इनको भैया लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करें, जो भी हमसे हो पाएगा हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं, थैंक यू।